हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमेर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे साइंस के बारे में और साइंस में अपन चैप्टर पढ़ रहे थे मोशन में अपन ने लास्ट डिस्कस किया था द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए अब उसके आगे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, उसके आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ मोशन। अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि गैलीलियो व सर आइजैक न्यूटन ने गति के समीकरणों को समझाने का प्रयास किया और फिर सन 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने अपनी बुक लॉन्च करी प्रिंसिपिया, जिसके अंदर उन्होंने क्या करा था, गति के 3 समीकरणों को प्रतिपादित किया था। तो चलिए उसी के बारे में अपन इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ गति के समीकरण। इक्वेशन ऑफ मोशन। गति के समीकरण। तो देखिए, गति के समीकरणों को सबसे पहले क्या करा कि गैलीलियो और सर आइजैक न्यूटन ने गति के समीकरणों को समझाने का प्रयत्न किया। यानी कि इन्होंने क्या करा, गति के नियमों को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, गति के समीकरण की मैं बात करूं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब कोई वस्तु है, ये मेरे पास कोई वस्तु है यहाँ पे, और ये एक निश्चित समयांतराल में सीधी रेखा में गति करती है, एक निश्चित समयांतराल में सीधी रेखा में गति करती है, तो इसके ऊपर कौन कौन से कारक काम में आते हैं, समझ में आ गई बात। तो जैसे समय हो गया कि निश्चित समयांतराल t, वेग हो गया v, त्वरण हो गया a, दूरी हो गई s। यानी कि इन सभी को एक कॉम्बिनेशन में सेट किया किसने, सर आइजैक न्यूटन ने। ओके, सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में एक बुक लॉन्च करी और उस बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपिया। यानी कि इन्होंने क्या करा, सन 1687 में एक बुक लॉन्च करी प्रिंसिपिया। और प्रिंसिपिया के अंदर इन्होंने क्या किया, गति के 3 नियम दिए। गति के क्या दिए, 3 नियम दिए। प्रथम नियम क्या था, गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम गति का द्वितीय नियम, और तीसरा गति का तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि गति के समीकरणों को समझाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल गैलीलियो और सर आइजैक न्यूटन ने प्रयास किया। उसमें सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 में अपनी एक बुक लॉन्च करी प्रिंसिपिया के अंदर क्या था कि गति के 3 नियमों का अध्ययन था। और उस नियम क्या थे कि गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। और ये नियम देने का मेन उद्देश्य क्या था कि समय, त्वरण, वेग और दूरी में संबंध स्थापित करने के लिए इन्होंने इन नियमों का प्रतिपादन किया। इन नियमों को यदि हम गणितीय रूप में देखना चाहें तो इनको ऐसे लिखते हैं, v = u + at, ये होता है प्रथम नियम।
दूसरा क्या है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तृतीय नियम क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे आप देखिए इधर v क्या है, v क्या है, अंतिम वेग, v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, यानी कि जब कोई वस्तु प्रारंभ में होती है तो प्रारंभिक वेग है। s क्या है, दूरी है, a क्या है, त्वरण है, एक्सेलरेशन है, और t क्या है, समय है। तो यानी कि इन सभी में संबंध स्थापित करने के लिए इन तीनों नियमों का प्रतिपादन किया, और जिसका हम अध्ययन इन डिटेल करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। ओके फ्रेंड्स, देखिए गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम क्या है। गति का प्रथम नियम ये कहता है कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या वो गतिशील अवस्था में है तो वो अपनी उसी अवस्था में बनी रहेगी कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित करके उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं कर दिया जाए। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये मेरे पास कोई वस्तु है, ये या तो क्या है, स्थिर है, या क्या है, गतिशील है। तो ये अपनी अंतिम स्थिति तक ऐसे ही बनी रहेगी। यदि हमें इसको चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर बाह्य बल आरोपित करना पड़ेगा और इसको अपनी स्थिति से क्या करना पड़ेगा, विचलित करना पड़ेगा। तो बात समझ में आ गई कि प्रथम नियम क्या कहता है कि जब कोई वस्तु स्थिर है या गतिशील है तो वह तब तक अपनी अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित करके उसको उसकी प्रारंभिक स्थिति से परिवर्तित नहीं कर दिया जाए। बात समझ में आ गई। तो देखिए ये तो हो गया गति का प्रथम नियम। अब इसको देखिए जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं भाई, इसको जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं। ये जड़त्व क्या है, ये जड़त्व क्या है, ये बात समझनी ज़रूरी है, क्योंकि आपको अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से गति का प्रथम नियम है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, संवेग, आवेग, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो देखिए इसको जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं उस पर बात करते हैं। देखिए जड़त्व है, जो जड़त्व है वो किसी वस्तु का वह गुण है जो बाह्य बल की अनुपस्थिति में, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, किसी वस्तु का जड़त्व है किसी वस्तु का वह गुण है, जड़त्व है किसी वस्तु का वह गुण है जो बाह्य बल की अनुपस्थिति में, जो बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी नियत अवस्था में बना रहता है, अपनी नियत अवस्था में बना रहता है। कहने का मतलब क्या है कि जब तक यदि कोई वस्तु है वो गतिशील है, किसी सीधी रेखा में गतिशील है, तो यदि मैं इस वस्तु को बाह्य बल या फोर्स से यदि इधर उधर नहीं करूँगा तब तक ये वस्तु है ये अपने नियत पथ पर ही गतिशील रहेगी।
और यदि ये स्थिर है तो सेम कंडीशन रहेगी। यदि मैं इस पर कोई बाह्य बल या फोर्स नहीं लगाऊंगा तो वो अब क्या रहेगी, नियत रहेगी। बात समझ में आ गई। तो जड़त्व क्या है कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी नियत अवस्था में बना रहता है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल कि क्या हो सकते हैं जड़त्व के हम एग्जाम्पल या गति के प्रथम नियम के एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखिए आप अपने दैनिक जीवन में यात्राएं करते हैं, जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं या आप बस में बैठे हैं, भाई जो भी है, आप अपनी ट्रेन में बैठे हैं या बस में बैठे हैं और अब वो चल रही है, मतलब वो गतिशील है। क्या है, गतिशील है। और जब आप उससे गतिशील अवस्था में उतरने का प्रयास करते हो, भाई आपने बचपन में कभी गलतियाँ की होगी कि जब कोई गाड़ी दौड़ रही है, आप उसके ऊपर बैठे हुए हैं और आप उसमें चलती में उतरने का प्रयास कर रहे होते हैं तो आप अचानक गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप गतिशील अवस्था में ट्रेन, बस या किसी भी साधन से उतरते हो तो कुछ क्षण के लिए आपका जो वेग है वो शून्य होता है। बात समझ में आ गई। तो उस ट्रेन या बस से उतरते समय आपका क्या होगा, वेग शून्य होगा। वेग शून्य होगा तो आप कुछ क्षण के लिए रुकोगे और रुकेगा तो आप पे क्या होगा, फोर्स काम करेगा। फोर्स काम करेगा तो आप नीचे गिर जाओगे। तो उस फोर्स को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, जब उसको उतरते हैं तो उसके बराबर दौड़ते हैं थोड़ी दूर। उसके क्या करते हैं, ट्रेन से उतरे, बस से उतरे तो उसको पकड़ के थोड़ी दूर उसके बराबर दौड़ेंगे तो उसका वेग और हमारा वेग क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और जिससे हम गिरने से बच जाएंगे। ऐसा सभी के जीवन में हुआ है कभी, ऐसी बात नहीं है। तो बात समझ में आ गई कि जब कोई ट्रेन या बस गतिशील है तो उससे उतरते हैं तो उसके साथ थोड़ी दूर हमें दौड़ना पड़ता है। बात समझ में आ गई। सेकंड एग्जाम्पल क्या है इसका, कि जब कोई चलती हुई गाड़ी है, भाई ये गाड़ी है और ये गतिशील है, बात समझ में आ गई, और आप इसके अंदर बैठे हैं। जब ये गाड़ी अचानक ब्रेक लगाती है, जब ये गाड़ी अचानक ब्रेक लगाती है तो आप आगे की ओर झुकते हैं, आप आगे की ओर झुकते हैं। बात समझ में आ गई। और जब ये गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद एकाएक जब वापस स्टार्ट होती है, यानी कि स्टूडेंट्स में बात कर रहा था कि जब ब्रेक लगते हैं, जब गाड़ी के ब्रेक लगते हैं तो ब्रेक लगने की स्थिति में जो यात्री होता है, जैसे हम बैठे होते हैं तो हम आगे की ओर झुकते हैं। ये बात हो चुकी थी। फिर मैं क्या कह रहा था कि जब रुकी हुई गाड़ी एकाएक वापस चलती है, एकाएक वापस चलती है तो क्या होता है कि जैसे ही गाड़ी चलना स्टार्ट हुई हम पीछे की ओर झुकते हैं। तो ये सभी क्या है, ये जड़त्व के एग्जाम्पल हैं। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। और जड़त्व की परिभाषा मैंने आपको बताई है कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपने नियत अवस्था में बना रहता है। अब अपन बात करते हैं गति के द्वितीय नियम की। गति के द्वितीय नियम की। तो देखिए स्टूडेंट्स, गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम कहता है कि किसी भी वस्तु का संवेग है उस पर आरोपित बल, यानी कि कोई वस्तु का संवेग है, संवेग यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, संवेग P=mv, जो ये संवेग होता है ये उस पर आरोपित बल के व्युत्क्रमानुपाती
होता है। बात समझ में आ गई? यानी कि जो संवेग है वो बल के आरोपित, जो बल आरोपित होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए पहली बात तो ये कि संवेग क्या होता है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ मैं? संवेग की। संवेग, तो संवेग क्या होगा? संवेग क्या होगा? द्रव्यमान और वेग। द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो संवेग के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग के बराबर होता है। ये बात समझ में आ गई? तो देखिए यहाँ पे मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ। गति का द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु का संवेग उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है। और उसको लिखेंगे कैसे? F समानुपाती P/T। बात समझ में आ गई? अब इसका हम गणितीय विवेचन देखते हैं कि संवेग है वो कैसे बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कैसे समय के बल के संवेग के समानुपाती और समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए अब अपन उसके मैथमेटिक्स विवेचन की बात करते हैं। देखिए इधर मैंने आपको बताया कि संवेग होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है। ठीक है, मैंने क्या करा, मेरे पास कोई एक कण है, जैसे कि माना एक कण जिसका द्रव्यमान m है। माना एक कण ऐसा है जिसका द्रव्यमान क्या है? m है। और यह है प्रारंभिक वेग u से सीधी रेखा में गतिशील है। माना एक कण जिसका द्रव्यमान m है और यह प्रारंभिक वेग u से सीधी रेखा में गतिशील है। t समय पश्चात इसका वेग v है। यानी कि t समय के बाद इसका वेग है वो परिवर्तन हो जाता है और क्या हो जाता है? u से v हो जाता है। तब संवेग की परिभाषा से कुल संवेग, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि जो गति का द्वितीय नियम है वो उस पर क्या होता है कि संवेग पर कोई बाह्य बल आरोपित किया जाता है जिसके कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका कुल संवेग क्या होगा? P = P2 - P1। ये तो हो जाएगा उसका कुल संवेग। अब P1 की वैल्यू क्या है कि जब m द्रव्यमान की कोई वस्तु u वेग से गतिशील है। ओके, P2 क्या हो जाएगा कि t समय पश्चात वह m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग क्या है? v है। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 2 और 3 से मान 1 में रखेंगे। समीकरण 2 तथा 3 से मान 1 में रखने पर, ठीक है, जैसे ही समीकरण 2 और 3 की वैल्यू 1 में रखोगे तो जो कुल संवेग है वो क्या हो जाएगा?
एम वी माइनस एम यू, पी इक्वल्स टू एम यहाँ से कॉमन आ गया वी माइनस यू, ये होगा इक्वेशन नंबर 4। बात समझ में आ गई। अब यदि हम इस पर बाह्य बल आरोपित करते हैं तो गति के द्वितीय नियम किस प्रकार लिखा जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए इधर यहाँ पे लिख रहा हूँ गति के द्वितीय नियम से। गति के द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा? F बल आरोपित कर दिया मैंने, एम वी माइनस यू अपॉन टी, इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस 2 केसेस होते हैं। केस फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? यदि आरोपित बल का मान 0 हो, यदि आरोपित बल का मान 0 हो तो समीकरण 5 क्या हो जाएगा? देखिए इधर F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल M। आप एक काम कीजिए, इक्वेशन 5 को पहले इस प्रकार लिख सकते हैं अपन, F इक्वल्स टू K M V माइनस यू अपॉन टी, और ये जो K है ये क्या है? कांस्टेंट है, ये क्या है? नियतांक, ठीक है। तो देखिए अब यदि मैं F इक्वल्स टू 0 रखूँगा तो क्या हो जाएगा? ये K है, नियतांक है, आप इसकी वैल्यू 1 भी ले सकते हो। तो M V माइनस यू अपॉन टी, तो आप यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? U इक्वल्स टू V आएगा। समझ में आ गई बात? तो इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी वस्तु पर संवेग की अवस्था में कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है तो उसका जो वेग u है वो उसी नियत वेग u से गतिशील रहेगी। बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि क्या हुआ, जैसे मेरे पास ये वस्तु थी P बराबर mv करके, यानी कि इसका संवेग क्या था? mv था, और ये v वेग से गतिशील थी, या प्रारंभ में मैं यूँ कह दूँ कि ये u वेग से गतिशील थी। जब गति के द्वितीय नियम में इसकी बात करेंगे तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यदि F आरोपित बल क्या हो? 0 हो, तो u की वैल्यू v के बराबर होगी, यानी कि u है वो v को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो उसका वेग u था वो वस्तु उसी वेग u से लगातार उसी पथ पर क्या रहेगी? गतिशील रहेगी। ये तो हो गया केस फर्स्ट। अब केस सेकंड की बात करते हैं। साथ ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए केस सेकंड की बात करते हैं स्टूडेंट्स। केस सेकंड क्या हो जाएगा? जब u इक्वल्स टू 0 हो, जब प्रारंभिक वेग u इक्वल्स टू 0, प्रारंभिक वेग 0 हो तो वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी। बात समझ में आ गई? तो वस्तु क्या रहेगी? स्थिर अवस्था में रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको गति का द्वितीय नियम अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अपन लास्ट बात करते हैं इसमें गति के तृतीय नियम की। तो देखिए गति का तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं, जो दैनिक लाइफ में आप यूज़ करते हैं। जैसे आप में से बहुत से ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। जैसे ही बल्लेबाज ने गेंद को शॉट मारा, गेंद फील्ड में फील्डर की तरफ जाती है, तो जैसे ही उस गेंद को फील्डर फील्ड करता है तो उसके हाथ पीछे की ओर जाते हैं। तो उसके हाथ क्या होते हैं? उस गेंद को पकड़ते वक्त पीछे की ओर जाते हैं। वो क्या है? गति के द्वितीय नियम का सबसे अच्छा उदाहरण है आपके दैनिक जीवन में। तो वहाँ पे कौन सा रूल काम आता है? गति का द्वितीय नियम। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब अपन बात करते हैं गति के तृतीय नियम की या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।
देखिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है कि जो वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है, यदि कोई, जैसे आपके पास बंदूक है, सबसे अच्छा उदाहरण, पहले मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। आपके पास क्या है, गन है, और गन से आपने गोली दागी, क्या करी, गोली दागी, गन से आपने गोली दागी, तो जो गोली दागते समय जो गोली बाहर निकली है जिस बल से, तो वो जो बंदूक की गोली है वो उसी स्पीड से या उसी फोर्स से उस पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, बल लगाती है बंदूक पे, जिससे क्या होता है कि अपना जो कंधा है वो पीछे की ओर जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो गति का तृतीय नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसी कारण कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं अपन गति के तृतीय नियम की, गति के तृतीय नियम की, गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम। तो गति का तृतीय नियम क्या कहता है स्टूडेंट्स, देखिए इधर, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार एक वस्तु क्रिया के रूप में, एक वस्तु क्रिया के रूप में दूसरी वस्तु पर, एक वस्तु क्रिया के रूप में दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, क्रिया के रूप में दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, इस नियम के अनुसार एक वस्तु क्रिया के रूप में दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी तब दूसरी वस्तु भी उस वस्तु पर प्रतिक्रिया के रूप में उतना ही बल लगाती है। बात समझ में आ गई। ये नियम क्या कह रहा है कि जब कोई एक वस्तु है वो क्रिया के रूप में दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, वो दूसरी वस्तु उतनी ही गति से या उतना ही बल दूसरी वस्तु पर प्रतिक्रिया के रूप में लगाती है। बात समझ में आ गई। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया कि जब बंदूक से गोली दागते हैं तो क्या होता है कि जब गोली निकलती है तो वो गोली जितनी स्पीड से निकलती है उसी स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में कंधे पर उतना ही फोर्स लगता है और अपना कंधा वो पीछे की ओर झुकता है। बात समझ में आ गई। लेकिन इसमें एक बात ध्यान में रखने वाली है, वो आप नोट लगा करके लिख सकते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया है, क्रिया प्रतिक्रिया एक युग्म के रूप में क्रिया प्रतिक्रिया एक युग्म के रूप में होते हैं, लेकिन क्रिया प्रतिक्रिया एक युग्म के रूप में होते हैं, लेकिन अलग अलग वस्तुओं पर क्या करते हैं, अपना बल लगाते हैं, लेकिन अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं।
लेकिन अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ये बात ध्यान में रखने वाली है कि जैसे ही क्या हुआ, देखिए इधर इसका एग्जाम्पल, जैसे ही बंदूक से गोली निकली, जैसे ही बंदूक से गोली निकली, बंदूक से जैसे ही गोली निकलेगी तो वो जो गोली का जो फोर्स है निकलने का, वो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में बंदूक पर उतना ही बल लगाएगा। बात समझ में आ गई कि जैसे ही बंदूक से गोली निकली तो गोली पे जो फोर्स लगा, तो उस गोली के फोर्स की वजह से वो क्या होगा, बंदूक है वो उतनी ही फोर्स से पीछे की ओर अपने कंधे को झुकाएगी। बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ से गोली निकली और उधर से बंदूक अपना पीछे झुकी। तो ये हो गया गति का तृतीय नियम। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम इन तीनों नियमों को न्यूमेरिकल की तर्ज पर देखें तो इनसे न्यूमेरिकल बनते हैं। जैसे गति का प्रथम नियम है, उसको गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं, v = u + at, ये तो होता है प्रथम नियम। दूसरा क्या होता है, s = ut + ½ at²। और तीसरा क्या होता है, v² = u² + 2as। बात समझ में आ गई, ये तीनों समीकरण है। अब जैसे आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू पूछे कोई कि भाई जैसे ट्रेन है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है और उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है एक या यूँ मान के चलो कि 2 मीटर पर सेकंड का, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी विराम अवस्था में, चलित अवस्था में, ऐसे करके इसमें एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो चलिए एक दो अपन एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसमें न्यूमेरिकल के। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं दो, आज के लिए बस वो न्यूमेरिकल देखेंगे दो लास्ट। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक कार विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 6 सेकंड तक 4 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से चलती है। तब कार द्वारा प्राप्त की गई चाल तथा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ गई, एक कार विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो जो जो चीज़ें दे रखी हैं उनको लिख लेंगे अपन। तो विराम अवस्था, विराम अवस्था, विराम अवस्था मतलब प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 6 सेकंड तक 4 मीटर पर सेकंड, इधर देखिए स्टूडेंट्स, 4 मीटर पर सेकंड, इस मात्रक से हमें पता करना है कि ये वैल्यू किसकी है। बात समझ में आ गई ना। तो देखिए टाइम क्या दिया हुआ है, 4 सेकंड, 4 सेकंड दिया ना, 6 सेकंड दिया है, सॉरी 6 सेकंड दिया है। और ये कह रही है कि 4 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है। तो त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन a, और ये क्या है, 4 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गई बात। तो हमें क्या ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है वो इधर लिख देता हूँ मैं। नंबर a, हमें ज्ञात करना है कार द्वारा प्राप्त की गई चाल, तो हमें चाल ज्ञात करनी है। और दूसरा ज्ञात करना है हमें दूरी, यानी कि उसने कितनी दूरी तय करी। समझ में आ गई बात, ठीक है। यानी कि हमें v ज्ञात करना है, वेग ज्ञात करना है और दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमारे पास क्या है, u की वैल्यू है, t की वैल्यू है और a की वैल्यू है। तो हमें इन तीनों समीकरण से देखना होगा कि कौन सा समीकरण हमारे काम का है। फर्स्ट क्या है, v = u + at। बात समझ में आ गई। सेकंड समीकरण क्या है, s = ut + ½ at²। और तीसरा क्या है, v² = u² + 2as। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस ज्ञात करनी है और चाल ज्ञात करनी है।
बात समझ में आ गई। तो क्या अपन गति का प्रथम समीकरण यूज़ कर सकते हैं क्या? तो देखिए सॉल्यूशन, गति का प्रथम नियम क्या कहता है? v = u + at। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू दी रखी है वो रख देते हैं। v क्या है हमें ज्ञात करना है, u कितना है 0, a कितना है 4 और टाइम कितना है 6 सेकंड। बात समझ में आ गई? टाइम कितना है 6 सेकंड। इसको सोल्व करोगे क्या आ जाएगा 24 मीटर पर सेकंड, यानी कि हमारे पास चाल क्या आ गई 24 मीटर पर सेकंड। जब चाल आ गई तो दूरी निकालने के लिए क्या करोगे? देखो दूरी कौन से फॉर्मूले में है? गति के द्वितीय नियम में दूरी है, s = ut + ½ at²। ठीक है, जो वैल्यू दे रखी है वो रख देंगे। u 0 है तो t 6 है प्लस हाफ, a कितना है स्टूडेंट्स 4 है, t कितना है 6 का स्क्वायर। तो s = क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, प्लस 2 × 6 की स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 72 मीटर। 36 × 2 यानी कि 72 मीटर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सबसे पहले क्या करा, हमारे पास दिया है कि u प्रारंभिक वेग होता है वो क्या है 0 है, t क्या है 6 सेकेंड, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है कि जब ये कार है ये चलती है तो क्या करती है 4 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है। तो हमें को पता लग गया कि ये क्या है त्वरण है। जब हमें तीन चीज़ पता है कि u पता है, t पता है और a पता है, तो हमें v ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गति के प्रथम नियम से गति के प्रथम नियम में क्या होता है v फाइंड आउट, यानी कि v निकालने के लिए हमें गति का प्रथम नियम काम में लेना है, और s दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना है गति का द्वितीय नियम काम में लेना है। बात समझ में आ गई? तो चलिए इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन बात करते हैं गति के नियमों के दूसरे एग्जाम्पल की, यानी कि दूसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 90 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी 90 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। तो रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी? कहने का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है रेलगाड़ी का u, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रारंभिक वेग u क्या दिया है 90 किलोमीटर/आवर। ठीक है, साथ ही क्या दिया है, साथ ही हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स, त्वरण दिया है एक्सीलरेशन। a क्या दिया है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है त्वरण दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकंड। अब क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि रेलगाड़ी में ब्रेक लगाने पर अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग 0 होगा जहाँ वो रुकेगी। तो हमें अंतिम वेग 0, तो अंतिम वेग क्या हो गया, अंतिम वेग क्या हो गया स्टूडेंट्स भाई, जहाँ पे वो लास्ट में जाके रुकेगी वहाँ पे वेग 0 होगा। बात समझ में आ गई? तो हमें क्या निकालना है, दूरी निकालनी है, यानी कि दूरी s निकालनी है। तो ये कैसे निकालेंगे, आप जानते हो कि जब आपको क्या दिया है कि u दिया है, a दिया है, अंतिम वेग भी दिया है और दूरी फाइंड आउट करनी है, तो गति का तृतीय नियम क्या कहता है, गति के तृतीय नियम से गति के तृतीय नियम क्या हो गया v² = u² + 2as। हमें क्या निकालना है, s निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 2as =
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और एस निकालने के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। बात समझ में आ गई, हमें एस निकालना है। अब देखिए इधर कि जो त्वरण लग रहा है वो मीटर पर सेकंड में लग रहा है, और जो ट्रेन की गति है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो गति दे रखी है, जो प्रारंभिक वेग है, उसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1 किलोमीटर पर हावर इक्वल टू क्या होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गई। आप बहुत अच्छी तरह से पता है, कंपटीशन के स्टूडेंट हो, कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है वो 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो जैसे ही इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या जाएगा, प्रारंभिक वेग 90 × 5/18, ये कटेगा कितनी बार, 5 बार, कितना आया 25 मीटर पर सेकंड। ओके, अब हमारे पास u की वैल्यू है, v की वैल्यू है, a की वैल्यू भी है, अपन वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये समीकरण नंबर 1, अतः है समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, s इक्वस टू v कितना है 0, u कितना है 25 का होल स्क्वायर बटे 2 × 0.5, ये माइनस का है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ से दूरी कितनी आ जाएगी, s इक्वस टू इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा 0 - 625 बटे में माइनस का 1.0। ठीक है, तो दूरी क्या आ गई स्टूडेंट 625 मीटर। ओके, तो चलिए, आई होप आपको ये एग्जाम्पल दोनों समझ में आए होंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट में अपन बात करेंगे इसके जो 1-2 टॉपिक और रह गए हैं गति के मोशन वाले चैप्टर में। इसमें रह गया है कि जैसे कोई बॉल है वो मुक्त रूप से ऊपर से नीचे गिर रही है, एक काठ की बॉल है, एक लोहे की बॉल है, रबड़ की बॉल है, तो मतलब मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु। उसके बाद है समतल में गति, और समतल में गति है उसके बाद ये लास्ट टॉपिक रहेगा इसका। तो अपन अपने नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और अपने घर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।